नमस्कार साथियों, एक लंबे समय के बाद आपसे YouTube के माध्यम से रूबरू हो रहा हूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो चलिए आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भाग 4 को समझेंगे। और भाग 4 में क्या है आपको तो पता ही है, क्या है? स्वदेशी कविता है। और याद कीजिए, स्वदेशी कविता जो है, स्वदेशी, स्व मतलब होता है अपना देश। अपना देश से प्रेम कौन करता है? तो प्रेम घन। हम बताए थे ना, याद करने का ट्रिक भी बताए थे। तो स्वदेशी नाम का जो कविता है, उनका लेखक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या कहीं कहीं लिखा रहेगा चौधरी बद्री नारायण, या नहीं तो कहीं प्रेमघन ही लिख देगा। ठीक है, तो सब एक ही है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ समझते हैं। कुछ क्या समझेंगे? देखिए, 2020 में क्या हुआ? कोरोना आया। तो हम 2020 को ऐसे बांट सकते हैं, पूर्व कोरोना काल, और इसके बाद हम एक ऐसे भी बांट सकते हैं, कोरोना काल कह सकते हैं। कोरोना काल मतलब क्या हुआ कि जैसे मार्च महीना में कोरोना आया, तो उस समय के बाद के काल को कोरोना काल या कोरोना पश्चात काल कहेंगे। और इसके बाद कोरोना आने से पहले के समय को पूर्व कोरोना काल कहेंगे। तो उसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य मतलब हिंदी में जो कविता है या जो कहानी है, उसके इतिहास को भी कई कालखंडों में बांटा, कई समय में बांटा। 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु कौन थे? इनका पूरा नाम जो था भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और ये जो है बहुत ही बेहतरीन कवि थे। इन्हीं के नाम के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के काल को रखा गया, यानी कि समय को बांटा गया। इसके बाद 1900 से लेकर 1950 ईस्वी तक के समय को प्रेमचंद युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेमचंद्र युग कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कई कालखंडों में बांटा गया। ये चीज को याद रखना है, हम आगे यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बद्री नारायण चौधरी के बायोग्राफी को समझते हैं, जीवनी को समझते हैं। इनका जन्म जो है 1855 ईस्वी में यूपी के मिर्जापुर में हुआ था। कहां हुआ था? यूपी के मिर्जापुर में हुआ था। और इनका मृत्यु जो है 1922 ईस्वी में हो गया। ये जो कालखंड है ना, ये जो समय है, बहुत ही मायने रखता है। ध्यान से समझिए, 1855 ईस्वी में और 1922 ईस्वी में, यानी कि ये 67 साल तक जीवित रहा। कितने साल तक जीवित रहा? 67 साल तक जीवित रहा। अब ध्यान से समझिए, 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के समय को क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? भारतेंदु युग कहा जाता है। तो इन्हीं से सीख बुझकर, इन्हीं से मतलब इन्हीं को आदर्श मानकर ये कविता लिखना शुरू किया। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसलिए ये किस काल के कवि थे? बद्री नारायण चौधरी किस काल के कवि थे? भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। और इनको आदर्श मानते थे। किनको आदर्श मानते थे मित्रों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आदर्श मानते थे। अब गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। 1815 ईस्वी में और 1922 ईस्वी के, 1815 से लेकर 1922 ईस्वी का जो समय है, इस समय अंग्रेजों का काल था। यहां भारत पर किसका शासन था मित्रों? तो अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज शासन कर रहे। अब जो ये कविता लिखेंगे तो वो किसके विरोध में लिखेंगे? तो अंग्रेजों के विरोध में लिखेंगे। क्योंकि 1857 में जो है अंग्रेजों को एक बार झटका लग चुका था भारत में। याद कीजिए सिपाही विद्रोह को, अगर आप कुछ भी पढ़े होंगे इतिहास को, तो 1857 में क्या किया था? अंग्रेजों को जमीन तले आसमान खिसका दिया भारतीयों ने। तो उसी समय ये कविता लिखते हैं। 1855 में तो जन्म हुआ, तुरंत में नहीं लिखने लगेंगे। 2 साल के बाद 1857 में नहीं लिखेंगे, तो कुछ समय के बाद लिखेंगे। तो ये जब भी लिखेंगे तो किसके विरोध में लिखेंगे मित्रों? ये विरोध करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे। यानी कि अंग्रेज क्या करने आए थे? तो अपना साम्राज्य को फैलाने आए थे। उनका कहना था कि फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाते थे। यानी कि ये किसके खिलाफ में लिखते थे अपना कविता? अंग्रेजों के खिलाफ में लिखते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में और समझते हैं। इन्होंने अपने नाम के लास्ट में प्रेमघन को लगाया। क्यों लगाया? तो समझिएगा, जो कवि होते हैं ना, थोड़ा वो दर्शन शास्त्री ज्यादा होते हैं। बद्री नारायण चौधरी जो थे वो प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। और प्रकृति में भी किसको? तो बादल को देखते थे और उसी में मुग्ध हो जाते थे। उन्होंने बादल को कई रूपों में देखा। उन्होंने बादल को क्या किया? कई रूपों में देखा। इसलिए उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? प्रेमघन। घन मतलब होता है बादल। यानी कि किससे प्रेम करेगा? तो बादलों से प्रेम करेगा। तो वही लिखे हैं कि इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। विशेष रूप से बादलों के भिन्न भिन्न रूपों को देखकर ये मुग्ध हो जाते थे। यही कारण है कि इन्होंने अपना उपनाम प्रेमघन रखा। ये मिर्जापुर में पैदा हुए थे। मिर्जापुर के जो वहां के आसपास के जो समाज थे, समाज में कई बुराइयां थी। तो उस समाज में बुराइयों को खत्म करने के लिए इन्होंने 1874 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना की। और इस रसिक समाज के माध्यम से उन्होंने समाज में सुधार करने का प्रयास किया। जो समाज में बुराइयां थी उसको सुधार करने का प्रयास किया। और
साथ ही उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने एक मासिक पत्रिका आनंद कादंबरी और एक साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था नागरी नीरद। मतलब मासिक पत्रिका क्या होता है कि ये एक महीना में निकलता था, ये एक ऐसा पेपर था एक महीना बाद निकलता था, और ये एक ऐसा पेपर था नागरी नीरद, एक ऐसा पेपर था जो सप्ताह में निकलता था, सप्ताह में एक बार निकलता था। कलकत्ता में एक साहित्य का अधिवेशन हो रहा था, मतलब वहां बड़का को मीटिंग हो रहा था, तो उस अधिवेशन में ये सभापति रहे थे। कौन? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। और ये कवि के साथ ये नाटक भी लिखते थे। तो इनका जो नाटक कौन था? भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन जो है इनका प्रसिद्ध नाटक था। अब ध्यान से समझिए, जब ये 1922 ईस्वी में जब मरे, कौन? प्रेमघन जब मरे 1922 ईस्वी में, तो इनकी जितनी भी रचनाएं थी, जो कविता जो लिखल थी, उनको ससुरा एक जगह एक बुक में जो है संकलित किया, मतलब इकट्ठा किया। उस बुक का नाम रखा प्रेमघन सर्वस्व। क्या नाम रखा उसका? प्रेमघन सर्वस्व। और उसी प्रेमघन सर्वस्व से एक कविता लिया गया है जिसका नाम है स्वदेशी। तो यहां लिखे हैं उनकी रचना जो है प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। स्वदेशी जो है वो प्रेमघन सर्वस्व से ही लिया गया है। स्वदेशी जो कविता है वो कहां से लिया गया? प्रेमघन सर्वस्व से ही लिया गया। और ये इसके बारे में तो बता दिए। और इन्होंने क्या किया, एक ऐसी रचना लिखी जिसमें गांव के जीवन के बारे में चरित्र चित्रण किया, गांव के बारे में दिखाया कि गांव के लोग जो है कैसे जीवन जीते हैं। शहर में क्या होता है, गांव और शहर के बीच में अंतर को दिखाया कि शहर में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कहां गांव में झुग्गी झोपड़, उसके बारे में इन्होंने चरित्र चित्रण किया, उसके बारे में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। तो उनकी कौन सी रचना थी? जीर्ण जनपद। कौन सी रचना थी? जीर्ण जनपद। और हमने आपको बताया किसके खिलाफ में ये कविता लिख रहे थे? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद मतलब क्या? अंग्रेज। अंग्रेज क्या कर रहे थे? यहाँ साम्राज्य को फैला रहे थे, इसी को बोलते थे साम्राज्यवाद। और सामंतवाद मतलब क्या थे? जमींदारों के खिलाफ। एकदम ठेठ भाषा में ऐसे समझिए, सामंतवाद का अर्थ दूसरा होता है, लेकिन हम आपको शॉर्ट भाषा में समझा रहे हैं। सामंतवाद समझिए फिलहाल, जमींदारों के खिलाफ इन्होंने क्या किया? कविता को लिखा। अब हम लोग आगे के स्लाइड में समझेंगे कविता को और उसके भावार्थ को समझेंगे। ठीक है, तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग इस कविता के भावार्थ को समझते हैं। तो कवि कहते हैं, एकदम बड़ा मधुर ही वाणी में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? जरा गौर फरमाइएगा जनाब। कहते हैं कि सबे विदेशी वस्तु नर गति। गति मतलब होता है स्वभाव। गति मतलब क्या होता है मित्रों? स्वभाव। और रति मतलब क्या होता है? तो रति मतलब होता है लगाव। और रीत मतलब क्या होता है? पद्धति। नहीं बोलते रीति रिवाज। तो हम फिर से बोल रहे हैं कि सबे विदेशी वस्तु नर, नर मतलब मनुष्य, गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। क्या बात है। कवि कहते हैं कि आज सभी वस्तुएं विदेशी हो गई है, जिधर भी देखो विदेशी ही विदेशी। ये डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं विदेशी हो गया। ये नहीं कह रहे हैं कि ये अंग्रेजवा का मार्केट हो गया है। मनुष्य के चाल चलन भी, रीति रिवाज भी सब के सब ससुरा विदेशी हो गए। अब भारत में भारतीयता कहीं नहीं दी। अंग्रेज जब भारत पर कब्जा किए, तो जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो यहाँ जितने भी जो भारतीय उद्योग थे, जो छोटे छोटे शिल्पकारी थे, जो छोटे छोटे चीजों को बनाते थे, उनको क्या किया? उनको जो है बेरोजगार कर दिया। और ब्रिटिश जो है भारत के मार्केट में ब्रिटिश ने अपना पूरे सामान को फैला दिया। जिधर ही देखो उधर ही ब्रिटिश का सामान, यानी कि उधर ही अंग्रेजी का सामान। ब्रिटिश बोले यानी कि अंग्रेज, ठीक है, या नहीं तो उसको क्रिश्चियन बोले। क्रिश्चियन मतलब क्या? वो लोग जो धर्म को फॉलो करते थे, ईसाई धर्म थे, और ईसाई धर्म को मानने वाले को क्रिश्चियन कहा जाता है। ठीक है। अब फिर कवि कह रहे हैं कि मनोज भारती। मनोज भारती मतलब होता है क्या? भारतीय मनुष्य। मनोज मतलब मनुष्य, भारती मतलब भारतीय मनुष्य। मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधों के हैं ये क्रिस्तान। क्रिस्तान मतलब होता है अंग्रेज। अंग्रेज बोलो या क्रिश्चियन बोलो, बात बराबर है। ठीक है। कवि कह रहे हैं, क्या कहते हैं जरा गौर से समझिएगा। कवि कहते हैं कि भारतीय मनुष्य को देखकर कोई पहचान नहीं पा रहा है, कोई नहीं पहचान पा रहा है। मुसलमान व हिंदू का जो देश था, जो भारत जो है मुसलमान और हिंदू का देश था, अब वो क्रिश्चियन के रंग में रंग गया है, यानी कि वह अब अंग्रेजों का देश बन चुका है। ठीक है। फिर कवि कहते हैं अगला लाइन में, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई। क्या बात है। कवि कहते हैं कि मनुष्य विदेश की पढ़ाई करके लोगों की बुद्धि भी विदेशी हो गई है। विदेश की पढ़ाई, चूंकि देखो जब अंग्रेज यहाँ आए थे ना, तो अंग्रेजों ने सोचा कि जब तक हम भारतीयता को अपना शिक्षा नहीं देंगे, अंग्रेजी जब तक हम नहीं सिखाएंगे, तब तक भारतीय जो है हमारे काम में सहायक नहीं करेंगे। समझ रहे? तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेजीकरण करना शुरू किया। तो आज वर्तमान में जो भारत और इंडिया का जो फर्क देख रहे हो, हम होशो आवास में बोल रहे हैं भारत और इंडिया, यानी कि कहने का अर्थ है हिंदी और अंग्रेजी का जो आप फर्क देख रहे हो, यही चट्टा
अंग्रेज था। एक अंग्रेज में भी एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे जिसका नाम था मैकाले। मैकाले का कहना था कि मुट्ठी भर भारतीयों को बुद्धिजीवी करना है, मतलब कुछ ही भारतीयों को बुद्धिजीवी करें, बाकी बात को सबको बकलोल बना देंगे, झंडा उठाना है। अब देखो कुछ भारतीयों को क्या करेगा, अंग्रेजी शिक्षा दे देगा। और अंग्रेजी शिक्षा देगा तो वो किसका गुण गाएगा मित्रों, वो गाएगा अंग्रेज का गुण, अंग्रेज का चाटुकारिता बनेगा। और इसके बाद बाकी भारतीय को क्या करेगा, हिंदू मुसलमान में लड़वा कर रखेगा। तो इसलिए उन्होंने नारा दिया था, फूट डालो और शासन करो की नीति। वर्तमान में भी आज जो नेता जो है यही कर रहे हैं। तुम देखो ना, सरकारी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे, चुनाव के टाइम नेतवा सब क्या करेगा, नेतवा सब कहेगा कि रोड बनवा देंगे। अरे मर्दे रोड बनाएगा, रोड से कौन सी होगा रे, फिर बोलेगा चापाकल खनवा देंगे, तो हे कुआं बनवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कभी नहीं कहेगा कि हम विद्यालय बनवा देंगे। ये कभी नहीं कहेगा, जानता है अगर विद्यालय बनाएंगे तो पढ़ेगा, बच्चा सब पढ़ेगा, तो अगर पढ़ेगा तो हमारा जो पार्टी का जो झंडा है वो कौन ढोएगा, तो इसलिए वो बेवकूफ बना के रखता है। इसके बाद फिर कवि कहते हैं कि ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। कवि भारतीय बाजार को देखकर कह रहे हैं, यानी कि भारतीय बाजार का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अंग्रेजी सभ्यता को अपनाने के कारण पूरे बाजार में विदेशी वस्तुएं आ गई है, पूरे भारत के मार्केट में विदेशी ही वस्तु आ चुका है। और वो विदेशी वस्तु कौन है, वो विदेशी वस्तु अंग्रेजी है। अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश द्वारा निर्मित वस्तु को अंग्रेजी वस्तु कहा गया। साथ ही ऐसा लगता है मानो देसी वस्तुएं का नाश हो गया है। भारत में जो देसी वस्तुएं हैं वो सारा का सारा नाश हो गया है। सब का सब बाजार में किसकी वस्तुएं फैली हुई है, तो अंग्रेज की वस्तुएं फैली, और देश जो है विदेश बन गया है। ये लोग जो है भारतीय वस्तुओं को सपने में भी उपयोग करने से दूर भागते हैं। कह रहे हैं कि पूरे बाजार जो है अंग्रेजी वस्तुओं से लेस है, और पूरे बाजार में जो है कहीं भी भारतीय वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि कहो तो पूरा भारत जो है इंग्लैंड बन चुका है, और भारतीय बाजार जो है अंग्रेजीकरण हो गया है, यानी कि क्रिश्चियन हो गया है, पूरे ईसाई धर्म में परिवर्तन हो चुका है। कवि जो है इसी के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करना, अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला लाइन में कवि कहते हैं कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कवि कहते हैं कि आज भारत में हमें ऐसे भी भारतीय लोग दिख जाएंगे जिन्हें हिंदी बोलने तो आती नहीं है, लेकिन वो जो है अपनी सुख सुविधा के लिए अंग्रेजी का भाषा का व्यवहार करते हैं, मतलब अंग्रेजी भाषण करते हैं। और फिर कवि कहते हैं कि स्वयं को मतलब अपने आप को महान दर्शाने के लिए हिंदी के जगह अंग्रेजी भाषा का भाषण देते हैं। नहीं देखते हो कोई अपने आप को ऊंच दिखाने के लिए जो है अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, हिंदी ना बोलकर वो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। यानी कि अपने ही राष्ट्र भाषा को बोलने में उनको शर्म आती है, हिंदी बोलने में शर्म आती है, अपने आप को दिखाने के लिए वो अंग्रेजी का भाषण देते हैं। फिर कवि कहते हैं कि अंग्रेजी वाहन मतलब मोटर, बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु देश विपरीत। कवि कहते हैं कि भारत में जो है अंग्रेजी गाड़ी ही, भारत में जिधर भी देखो अंग्रेजी गाड़ी है, मतलब अंग्रेज का ही गाड़ी है। कपड़ा भी अंग्रेजी मतलब इंग्लिश नहीं समझना, अंग्रेजी मतलब यहां कहने का बोध कर रहा है अंग्रेज, क्या बोल रहा है अंग्रेज। वेशभूषा भी अंग्रेजी है, मतलब सब का सब जो है ब्रिटिश है। ये लोग जो है अपने भारतीय वस्तुओं को त्याग कर विदेशी वाहन को अपना रहे हैं, घर को अपना रहे हैं, वेशभूषा को अपना रहे हैं, रीति रिवाज को अपना रहे हैं। किस तरह की रीति रिवाज को अपना रहे हैं, तो विदेशी रीति रिवाज को अपना रहे हैं। और इनका व्यवहार भी, इनका इच्छा भी विदेशी हो गया है ससुरा। तरह तरह दारू पीने को खोजेंगे, और चेयर्स अगर पियेंगे भी तो कहेंगे चेयर्स, है मतलब इनका जो है सब रीति रिवाज ही विदेशी हो गया है ससुरा। फिर आगे के लाइन में कवि कहते हैं, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। कवि कहते हैं कि आज के जो भारतीय हैं, जो भारत के लोग हैं, इतनी इसकी मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि वो खुद को हिंदुस्तानी कहने में शर्मा रहे हैं, और सुनने में भी कि हमको हिंदुस्तानी ना कहो बाबा, हमको बड़ा बेइज्जती फीलिंग जैसा लग रहा है। ये लोग भारतीय वस्तु को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं कि छी राम यार हटा हटा। नहीं देखते हो आजकल बड़े बड़े जो लोग हैं जो इंग्लिश बखान करते हैं, भाषण देते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, वो थोड़ा मतलब हिंदी वाले को बड़ा असभ्य की दृष्टि से देखेंगे, तो वही कवि उसी को चोट पहुंचा रहे हैं। फिर आगे के लाइन में कवि कह रहे हैं कि देश नगर बानक बनो, देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। कवि कहते हैं कि अंग्रेज अपना बाजार को, अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए भारतीय उद्योग को नाश कर, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग नहीं करते थे गांव में, जो है जैसे हथकरघा उद्योग होता था, महिलाएं जो है बीड़ी बनाती थी या तरह तरह की चीजें बनाती थी, जो मतलब सूती वस्त्र बनाते थे, तो वो सब जब अंग्रेज लोग आ गए तो अंग्रेज लोग मशीन बैठा दिए। जब मशीन बैठा दिए तो वो जो हाथ से जो महिलाएं सब बनाती थी, एगो बनाने में उसको 1 महीना लगता था और ये मिनट में बना रहा था। तो धीरे उनका मतलब भारतीय जो उद्योग होगा, जो भारतीय उद्योग जो था वो नाश हो गया ना, और आज हाट और बाजार में सब विदेशी माल ही भरा पड़ा है।
और भारतीय लोग ही इसका व्यापारी बन गए। भारतीय लोग ही इसको खरीद रहे हैं, विदेशी माल को भारतीय लोग ही खरीद रहे हैं। कवि अपने पंक्तियों के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्यवाद को जो है चोट पहुंचाने खोज रहे हैं, यानी कि अंग्रेज का विरोध करने खोज रहे हैं। तो आप अगर समझे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कवि कहते हैं कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। खाम ख्याली मतलब होता है झूठी कल्पना, मतलब कोरी कल्पना। कवि जो है देश के नेताओं के बारे में कह रहे हैं कि ससुरा जकरा ढीली ढाली धोती संभाल लेने आ रहा है वो देश का प्रबंध क्या करेंगे, घंटा करेंगे। कवि वही कह रहे हैं कि कवि देश के नेताओं के बारे में कहते हैं कि हमारे देश की कमान ऐसे लोगों के हाथ में है जो धोती नहीं संभाल सकते, वो देश को क्या चलाएंगे। ऐसे लोग देश की व्यवस्था को कैसे सही से चला पाएंगे जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं है, मतलब जिनको खुद पर विश्वास नहीं है वो देश की व्यवस्था को क्या चला पाएंगे। फिर आगे के लाइन में नेताओं के ही बारे में कह रहे हैं कवि कि दास वृत्ति की चाह चहूं दिसी चारहू वर्ण बढ़ाली। चारहू वर्ण, चारहू मतलब होता है चार, वर्ण मतलब होता है वर्ण, चार वर्ण। तो आपको पता होनी चाहिए कि चार वर्ण कौन कौन से, यानी कि जात ही मानो ना। चार वर्ण कौन कौन सा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार वर्ग कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ठीक है। फिर कवि कहते हैं कि करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहू बने डफाली। मानव बने डफाली। डफाली मतलब होता है डफली, डफली डफली बजाने वाला को डफाली कहा जाता है। वो न गाना है कि डफली वाले डफली बजा, यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं नेताओं के बारे में कवि कहना क्या चाह रहे हैं कि आज हमारे देश में दास वृत्ति, दास मतलब होता है नौकर, हमारे देश में जो है नौकरपन जो है ज्यादा बढ़ चुका है। अगर देश के चारों तरफ देखो और टटोलोगे तो तुमको चार वर्ण मिलेंगे। सब जो है समाज चारों वर्ण में बटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रूप में बटा है। ऐसे लोग अपने काम को पूरा कराने के लिए लोगों की झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब नेता जो है अपना काम को पूरा करने के लिए झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी बोलने जा रहे हैं लोगों के पास, और वो डफली जैसा लोग बजते जा रहे हैं। मतलब लोग कैसे हो गए हैं, डफली के समान हो गए हैं। ये जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का ये कविता था। अगर एक बार समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेरे प्यारे बन्नों एवं बन्नियों, प्रेमघन जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, और अंग्रेजों को विरोध करने के लिए उन्होंने एक कविता लिखा। और ये याद रखिएगा, ये कविता प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। और इसमें जो है जितना भी पंक्ति देखे होंगे, जितने भी छंद देखे होंगे, वो सब ना कहीं अंग्रेजों को चोट पहुंचा रहे हैं। ये कविता अभी कह रहे हैं कि जिसको तुम नेता समझ रहे हो वो उसको धोती संभालने का लुरियन है, वो आज देश क्या चलाएगा यार। नेता धोती काहे पहनता है जानते हो? इसके पीछे एक और रीजन बताते हैं, हंसमुख वाला रीजन बताते हैं। अगर वो फुल पैंट पहनेगा तो फुल पैंट में पहनेगा तो वो जो घूस के माध्यम से जो पैसा लेगा तो रखेगा तो ऊंचा दिखेगा, इसलिए धोती पहनता है। जितना पैसा वो घूस में लेगा वो क्या करेगा, वो धोती में समेटेगा और चल पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए नेता सब धोतिया पहनता था। हमारा कवि जो है हमारे देश की कुरीति को बता रहे हैं कि यार देखो यार, जिधर भी चलो सब जगह अंग्रेजी वस्तु दिख रहा है, कहीं भारतीयता का कुछ नाम ही नहीं दिख रहा है। भारतीय लोग जो है हिंदी कहाँ हिंदी बोल रहे थे, अंग्रेज जैसे आए अपना स्टाइल में बदल गए, सब अंग्रेजी बोलने लगा, बड़का बड़का भाषण दे रहा है, इनिच विचिंग घुचुंग घाचुंग क्या बोल रहा है। कवि इसी के बारे में व्यंग कस रहे हैं। जो इस कविता का शीर्षक क्या है, स्वदेशी। स्वदेशी मतलब अपना देश, स्वयं का देश, उसी को बोलते हैं स्वदेशी। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।